संचित कुमार, संचित कुमार, संचित कुमार, प्रत्यूष प्रभात, प्रत्यूष प्रभात, यस सर, प्रेजेंट सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हेलो, कहाँ यस से सर। बिलोंग करते हैं? यस सर। बिलोंग कहाँ से करते सर हैं? झारखंड, झारखंड। देवघर। अच्छा, कौन सी नदी है उधर सर बड़ी? झारखंड। यस सर, बिलोंग तो सर ऐसे बिहार से करते नदी कौन सी है? हैं। यस बड़ी सर। नदी, बड़ी नदी कौन सी है इधर? नदी आप लोग के यहाँ सर कौन सी ऐसे नदी? हाँ कोयल नदी है सर। हाँ। और अच्छा, वहाँ यस सर। उसमें खेती होती है सब्जी की? दियारा खेती होती है? दियारा, दियारा। सर आवाज आपकी कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? हेलो। सर हेलो। हाँ, आवाज कट रही है? आ रही अच्छी आवाज आ रही है यस सर सर। आपकी, बिजली क्वालिटी। हैं? हाँ, अब बोलिए। दियारा कल्टीवेशन होता है वहाँ पर नदी में? सर कौन सा कल्टीवेशन? दियारा कल्टीवेशन बोलते हैं उसको, जो कुकर में कद्दू वर्गी सब्जियां होती हैं ना, तो उनकी खेती, ये जैसे आप बनारस में देखे होंगे गंगा जो 80 घाट है उसके सामने रेती में उस पार जो है वो उसके छप्पड़ से घेर होकर के खेती वेती करते हैं, उसे दियारा कल्टीवेशन बोलते हैं। हाँ, गंगा, गंगा एक काफी सर बड़ा। नो आइडिया सर इसके बारे में। अच्छा अच्छा, गंगा जी का जो काफी बड़ा हिस्सा है वो अभी दियारा कल्टीवेशन में यूज होता है। आप जगह आपके पटना में भी दिखाई देगा, मैं पटना में भी देखा हूँ। हाँ सर, ये गंगा नदी किनारे होता है। हाँ हाँ हाँ, तो वही 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 दियारा कल्टीवेशन उसको बोलते हैं ना। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स यह होता है दियारा कल्टीवेशन का कि मार्केट में वेजिटेबल बहुत अर्ली आ जाती है, जिससे कि उसकी प्राइस जो है फार्मर्स को बहुत अच्छी मिल जाती है। चलिए, तो 12-13 लोग हो गए। अब हम लोग जो है, हाँ, आप लोग बीच में छोड़िएगा ना, अटेंडेंस बाद में फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या अटेंडेंस ले ली जाए? 1 मिनट, जितने लोग आए हैं। एंड में ही ले लेते हैं। अमित कुमार, प्रेजेंट सर। वो बता दीजिए आपका सीरियल नंबर कितना है? सर नहीं पता है सर। अमित कुमार 3 नंबर है आपका। ठीक है सर। दुर्गेश कुमार, यस सर। कितना है सीरियल? आपका है 28 नंबर। कुणाल कुमार, प्रेजेंट सर। 27 नंबर। 27। हाँ, निहाल दुबे, सर। 34। प्रत्यूष प्रभात,
उत्पादन तकनीकी इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिकली, मतलब वैज्ञानिक तरीके से बैगन के उत्पादन तकनीकी पे चर्चा करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज ब्रिंजल आर आल्सो नोन एज एग प्लांट एंड aubergine in French word. Its botanical name Solanum melangena। सूजन नंबर हम लोग बताते हैं अपने यहाँ एग्रीकल्चर में, क्रोमोसोम गुणसूत्र संख्या इसकी 24 होती है। The name brinjal is derived from the Arabic and Sanskrit word. It is one of the most important pollinaceous vegetable of the tropical and subtropical climate which is grown in India and other part of world। मतलब यह है कि यह पोलिनेशियस कुल का एक महत्वपूर्ण सब्जी है जिसको कि उष्ण एवं उपोष्ण दोनों दशाओं में भारत और विश्व के अन्य भागों में उगाया जाता है। इट इज पेरिनियल बट ग्रोन एज एनुअल। आप देखे होंगे क्यों पेरिनियल है, क्योंकि हम लोग कभी जब गर्मी वाली लगाते हैं तो बरसात के सीजन में इसको छोड़ देते हैं और थोड़ा बरसात में इसकी काट छांट करके हम लोग एक इसको नया स्वरूप दे देते हैं, जिससे कि उससे फिर पुनः हमको फल मिलने लगता है। इसीलिए सब्जी में बैगन एक ऐसी फसल है जिसकी पेड़ी या रैटून क्रॉप दी जाती है। यू नो द रैटून क्रॉप, आप लोग रैटून क्रॉप जानते हैं? बोलिए। नो सर। नो सर। जैसे हम लोग गांव में आपने देखा होगा गन्ना एक बार लगाते हैं ना, है गन्ना, तो एक बार तो उसकी फसल ले लेते हैं, दूसरी बार फिर उससे ले लेते हैं, लगाते नहीं हैं, दूसरी बार उससे फिर फसल लेते हैं। देखा है ऐसा गांव में कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सर। यस सर। हाँ, जिसने नहीं देखा है वह गांव जाए तो अपने घर वालों से जरूर पूछे। तो इसी को जैसे कि जब एक फसल लेके दूसरी फसल के लिए उसको छोड़ देते हैं तो उसे रैटून क्रॉप कहते हैं। बाकी इसके उपयोग के बारे में पता है कि इससे बैगन से क्या क्या डिशेस बनते हैं। और भरता के लिए जो है सबसे बढ़िया बैगन कहाँ का माना है, कौन सा माना जाता है? भट्टा वाला। नहीं, देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे आप कोई झारखंड से बिलोंग करता है तो वहाँ पर इसकी कोई लोकल प्रिमिटिव होगी। जैसे बिहार से कोई बिलोंग करता है तो बिहार में भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर इसकी लोकल प्रिमिटिव होगी। अब जैसे आप बनारस की बात करेंगे तो बनारस में रामनगर का आप देखे होंगे हरे रंग का बड़ा बड़ा करीब 2.5 किलो 2 किलो वजन का होता है, यूज एज ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ द भरता। तो ये क्या है कि इसके लिए भरता के लिए जो लोकल प्रिमिटिव कल्टीवर्स होती है उनका उपयोग करते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा देखिए एक ये है कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट इन फूड इट इम्पार्ट डीकोलेस्ट्रोलाइजिंग एक्शन। और व्हाइट ब्रिंजल इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। बैगन का जो उत्पत्ति स्थान है, जो ओरिजिन है, वो इंडो बर्मा प्रोबेबली इंडिया है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। बैगन जो है भारत जो है बैगन उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर, जबकि चाइना पहले स्थान पर। इससे आपको मतलब नहीं है, सेकेंड स्लाइड से नहीं मतलब, इससे भी नहीं मतलब। ये थोड़ा समझ लीजिए, आप देखे भी होंगे बैगन का। आप लोग बैगन प्लांट कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे होंगे। यस सर। हाँ, फूल आता है उसको भी देखे होंगे आप लोग। यस सर, ब्लू। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कहने जाता हूँ। देखिए जब आप उसको फूल जहाँ देखते होंगे निकलता होगा ना,
तो एक ही जगह से 3 या 4 निकलते हैं। उन 3-4 में एक खूब हेल्दी होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा और चौथा जो होता है वो एकदम मरियल सा होता है, मतलब टोटली वीक होता है। शायद आप लोग ध्यान दीजिए, दिमाग में स्ट्राइक करें, ये 4 टमाटर में भी ऐसे होता है क्या? उसमें बहुत सारे रहते हैं। नहीं, हो अभी आप बैगन के बारे में सोचिए। टमाटर में तो जितने रहते हैं ना, सब में फल लगते हैं, लेकिन बैगन में आप 4 देखते होंगे, उसमें केवल एक ही में लगता है, करीब 70% इसमें लगते हैं, बचा 30% जो दूसरे नंबर पर होता है, और 2 उसमें जो होते हैं एकदम मतलब डाइसेट कर जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, फूल देखे होंगे तो वहाँ देखे होंगे 4 निकलते हैं। 4 में एक बहुत बोल्ड होता है और मतलब खूब हेल्दी होता है, एक जो है उससे छोटा होता है, और 2 एकदम मरियल से होते हैं। तो जो बोल्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग स्टाइल्ड विथ बिग साइज ओवरी, स्टिग्मा वेल एबव द एंथर। दूसरा है मीडियम स्टाइल विथ मीडियम साइज ओवरी, स्टिग्मा एंड एंथर आर द सेम लेवल। देखिए अब ये जो है ट्रू शॉर्ट स्टाइल विथ वेरी रूडिमेंट्री ओवरी एंड स्यूडो शॉर्ट स्टाइल विथ रूडिमेंट्री ओवरी। द फ्रूट सेट इन लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, मतलब इसमें लाल वाले लॉन्ग स्टाइल, रेंज फ्रॉम 60 to 70, सबसे ज्यादा इसमें होता है 60 से 70%। वेयर एज इन मीडियम स्टाइल फ्लावर, मतलब ये हरे वाले, इट इज 12.5 to 55.6%, depending upon the situation, climate condition, so many factors are involved। तो अब सबसे ज्यादा आपका इसमें होगा और दूसरे नंबर पर इसमें होगा। देन शॉर्ट स्टाइल एंड सूडो स्टाइल फ्लावर एक्ट एज मेल फ्लावर एंड एंथर इज नॉट सेट इन एनी। ठीक, यह मेल फ्लावर के रूप में तो दोनों फूलेगा, सब कुछ होगा, बट किसी प्रकार का कोई फल जो है यहाँ पर सेटिंग नहीं होती है इस तरह के फूल। देन अब जो एक एस्पेक्ट आता है सॉइल एंड क्लाइमेट, किस प्रकार की इसकी खेती के लिए मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है। हम आप सब जानते हैं कि बैगन एक जो है हार्डी नेचर का पौधा होता है, जो कि जनरली किसी भी तरह की सॉइल में इजिली जो है थोड़ा सा मैनेजेबल कंडीशन क्रिएट कर दे, तो जो है कि यहाँ पर यह रेंज ऑफ द सॉइल ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप विथ हाई यील्ड, वेल ड्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिच लोमी एंड फर्टाइल सॉइल इज प्रीफर्ड फॉर ब्रिंजल। ठीक है, तो अब क्या है कि देखिए, बस एक क्रॉप का आपको जिनको थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो बाकी सब क्रॉप का लिख लेंगे। कह रहा है कि ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे अवधि की फसल होती है। हम आप सब लोग देखिए बरसात में इसको लगाते हैं, अक्टूबर में इससे हार्वेस्टिंग चालू होती है, और अभी तक ठीक ठाक मेंटेन किए हैं, अभी तक यह फसल क्रॉप आपको दे रही है विथ हाई यील्ड। एक तो लंबे ड्यूरेशन की फसल होती है और इससे अधिक उपज मिलती है। इसके लिए उचित जल निकास वाली, ओएम मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिच, मतलब कि कार्बनिक पदार्थ से भरपूर, लोमी दोमट एवं उर्वर सॉइल जो है इसकी खेती के लिए अच्छे होते हैं। द आइडियल सॉइल pH फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज 5.5 to 6.6, मतलब कि इसकी खेती के लिए जो मृदा का pH मान होना चाहिए वह 5.5 से 6.6 के बीच होना चाहिए। इससे अधिक या इससे कम दोनों ही केस में इसके ऊपर जो है हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ब्रिंजल इज ए वार्म सीजन डे न्यूट्रल प्लांट एंड इट इज ससेप्टिबल टू
सीवियर क्रॉप। इसकी फसल जो है बैगन की फसल गर्म मौसम की, डे न्यूट्रल एंड जो सहिष्णु कह लेते हैं कि थोड़ा भी पाला पड़ता है तो यह उसके प्रति जो है सहिष्णुता दिखाती है और बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है उस पाले से। आप कभी खेत में देखेंगे, ये मैं प्रैक्टिकल आस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको, कि खेत में जब कभी देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि 5-6 दिन 7 दिन लगातार पाला पड़ जाता है तो बैगन की पत्तियों पर काले काले रंग के पाउडर की संरचना बन जाती है। ए लॉन्ग डे एंड वार्म ग्रोइंग सीजन विथ टेम्परेचर, इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत उपयुक्त माना गया है। द क्रॉप इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई कूलिंग टेम्परेचर ऑफ विंटर इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उस अवस्था में जो है इसकी फसल ठंड से ज्यादा प्रभावित होती है। जनरली लेट कल्टीवर कैन विथस्टैंड लो टेम्परेचर देन अर्ली। मतलब कह रहा है कि जो अगेती फसल है उसकी अपेक्षा लेट वाली फसल या लेट वैरायटी जो है कम तापक्रम पे भी स्टैंडिंग कर सकती है। द प्लांट ग्रो luxuriantly and yield heavily during rainy season under warm humid climatic condition of Kerala. Then variety, ठीक, वैरायटी के बारे में आप लोग सुने हैं कि नहीं? नो सर। नहीं, कोई जैसे गांव में आप लोग जाते हैं तो ये कभी सुना है कि ये अमुक वैरायटी धान गेहूँ या गेहूँ और धान का सुना है, या कोई भी जो भी हम लोग कल्टीवेट करते हैं गांव में, तो जनरली गांव के लोग भी आजकल जागरूक हो गए हैं कि मतलब वो कहीं जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई उनसे इस फील्ड का पढ़ा लिखा आदमी मिलता है तो वह कहते हैं, मतलब वो कहते क्या है, वो अपने क्षेत्र की समस्या बताएंगे कि साहब हमारे यहाँ पानी कम है, तो कोई ऐसी प्रजाति, ऐसी वैरायटी, ऐसी कल्टीवर हमको बताइए जो कि कम पानी भी चाह के अच्छी उपज दे सके। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी हर आदमी थोड़ा इसके बारे में जागरूक हो गया है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि खेती के क्षेत्र में फसल उत्पादन नॉट ओनली वेजिटेबल, इट्स इंक्लूड पल्स, सीरियल्स, शुगर, कोई भी क्रॉप आप ले लीजिए, कोई भी, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और एक अच्छे सफल उत्पादक की यही पहचान है कि वह उसमें उगने वाली वैरायटी का कितना विधि विधान से सिलेक्शन किया है, कितनी गंभीरता से उसका सिलेक्शन किया है। अब जैसे बहुत से लोग हैं, अब आप ही जो है कह देंगे कोई वैरायटी दे दीजिए, तो कोई वैरायटी जब आप ले लेंगे तो निश्चित है कि इट में भी हार्मफुल इफेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बोथ है। लेकिन आपको जैसे पता है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है या बरसात लेट होती है या हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वह बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो यदि आपको उसका ज्योग्राफिक या जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल स्टेटस है, यदि आपको पता है तो यू आर ए गुड ग्रोअर बिकॉज यू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वैरायटी फॉर हिज रीजन है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि हर जगह जो है
कोई न कोई लोकल कल्टीवर्स होती है। जैसे बनारस में बनारस जाइंट है, बनारस जाइंट है, इसी को जो है रामनगर लोकल कहते हैं। वायनाड जाइंट है, मुख्य केसी है एंड मंजरी गोटा है। ये एक पर्टिकुलर एरिया में ये 4-5 लोकल वैरायटी आज की भी डेट में बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, जो कि उस स्पेसिफिक एरिया के लिए उगाई जाती है। द फ्रूट्स एग्जिबिट बिटरनेस। कभी कभी हम लोग क्या है कि बैगन जब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो खाते हैं तो अजीब सा तीखापन लगता है। यह तीखापन क्यों होता है? यह तीखापन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोएल्कलॉइड लाइक सोलेनिन 0.37 to 4.83 mg per 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन यह जो है पाया जाता है। हाई ग्लाइकोएल्कलॉइड्स मीन्स 20 mg per 100 ग्राम ऑफ प्रोड्यूस bitter taste and of order flavor. Then brown discoloration. ब्राउन डिस्कलरेशन से मतलब है कि हम लोग बैगन को आग में डालते हैं ना, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? यस सर। यस तो सर। जब भरता के लिए डालते हैं आग में तो धुआं जब कभी ध्यान नहीं देते धुआं फूटता है, तभी उसमें हम लोग बैगन को डाल देते हैं। तो आप देखते होंगे कि कुछ ही देर में उसका जो पर्पल कलर है वह जो है चेंज होके किस कलर में हो जाता है? तो भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ना। तो यह स्थिति ड्यू टू पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के कारण होती है। लीस्ट ससेप्टेबल कल्टीवर्स फ्रॉम discoloration are suitable for processing। इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जिसमें कोशिश यह किया जाता है कि उसमें कम से कम डिस्कलरेशन होने की प्रवृत्ति रहे। द पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट टॉलरेंट वैरायटी विथ अपराइट एंड स्टर्डी ग्रोथ हैविंग high yielding fruits with soft flesh, low seediness and low solenin content, attractive glossy skin are generally preferred for commercial cultivation of brinjal। अब ये देखिए वैरायटी है अपने इंडिया में। आप लोग को पता है कि इंडिया लेवल का वेजिटेबल का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भारत के किस स्थान पे है? किसी को पता है? सर दिल्ली ICMR वहाँ पे। ICMR तो बेटा इंडियन काउंसिल वेजिटेबल के लिए लखनऊ में है क्या सर? नहीं, अब बुझाओ ना बुझाओ, पता है? बनारस में सर, बनारस में। हाँ, ना इसी ने अभी ये बनारस में बताया। कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन बेटा? बनारस में है, लेकिन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। ICAR। हाँ, ICAR। और आगे IIVR। पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। कहाँ पे है? नो आइडिया सर। ये बनारस से जो अपना BHQ है, यहाँ से 18 किलोमीटर साउथ में है, नियर टू चुनार ना। सो वहाँ से भी बहुत सी almost all the variety developed of the almost all the crops। करीब सभी जो सब्जी की फसलें हैं उनकी कुछ न कुछ वैरायटी डेवलप की गई है।
दूसरा है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। ये जो बंगलौर में लोकेटेड है, स्थित है। यहाँ भी बहुत अच्छा काम, चूंकि ये भी हॉर्टिकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ भी काफी काम जो है वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, इन सब पे होता है। तो आप देख रहे हैं कि अर्का। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, आज हमने नहीं बताया, लेकिन आप लिख लीजिएगा। आपको जैसे अर्का कोई भी वैरायटी के पहले नाम आता है, अर्का। हाँ, तो अर्का कहाँ की वैरायटी है, आइडिया है आप लोग को? नो सर। नो सर। IIHR से जितनी भी वैरायटी रिलीज हुई देखेंगे आप, सबके नाम के पहले अर्का लगा होगा। ठीक, उसी प्रकार काशी किस ऑर्गेनाइजेशन से निकली वैरायटियों के नाम के आगे लगता है, काशी। सर बनारस। मालवीय। नहीं बेटा, मालवी कौन सा? हमने ऑर्गेनाइजेशन पूछा है आपसे कि जैसे काशी, अब जैसे आप टमाटर की हाइब्रिड है काशी विशेष, बैगन का हाइब्रिड है काशी संदेश, काशी हरी, काशी सुनहरी, काशी अगहनी, काशी विश्वनाथ, काशी उन्ना, काशी भैरव, काशी स्वर्णा है। तो ये जो काशी जो है उस सीरीज का नाम है। यह काशी सीरीज के जितने भी वैरायटी हैं उन सब की ओरिजिन ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, वाराणसी द्वारा निकली गई प्रजातियों से। एक थोड़ा सा और चीज, चूंकि अब एग्रीकल्चर से आप जुड़े हैं, जैसे IIHR से निकली वैरायटी अर्का सीरीज की होती है। तो व्हाट इज द अर्का? कोई थिंग होगा ना, तभी ना नाम पड़ा अर्का। अर्का इज द नेम ऑफ रिवर, अर्का इज द नेम ऑफ रिवर वेयर लोकेटेड IIHR। ठीक, इसी प्रकार से व्हाई द नेम काशी और व्हाई द सीरीज काशी is developed by ICAR, Indian Institute of Vegetable। सर एक्चुअली जो भी रिसर्च होते हैं ना, उनका नोमेनक्लेचर उस यूनिवर्सिटी या रिसर्च किसी स्पेसिफिक प्लेस ऐसे ही करके कुछ किया जाता है। नहीं, बहुत अच्छा होता है। तो अब देखिए, बस उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए। आप झारखंड से हैं? नो सर, चंपारण से। चंपारण से, चलिए। अभी पहले वो, लेकिन झारखंड जब नहीं था तो अभी आपके यहाँ भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, हम बताते हैं। तो अब क्या है कि IIBR किस जगह पे स्थित है, किस जिले में है? चुनार जिला वाराणसी। वाराणसी को और किस नाम से जानते हैं? काशी। तो देखिए, अब यहाँ पे उत्पत्ति का रीजन जो है काशी की, चूंकि यह संस्थान काशी में है। काशी को हम लोग शिव जी के उससे जोड़ते हैं, आस्था से, भगवान भोले की। इसलिए तो जो भी ब्रीडर होता है, ये ऐसे नहीं कि जिसके मन में, इसको बाकायदे जो है अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई हम ये सीरीज इस अमुक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे आपके पहले झारखंड में जो है, एक मिनट रुका, हेलो, ठीक, अरे हाँ, नमस्कार।
नहीं नहीं, दूसरे में है, दूसरे में है। अच्छा अभी देता हूँ सर, क्लास ले लो फिर देता हूँ। ठीक ठीक ठीक, अभी तुरंत देता हूँ। तो अभी क्या है कि देखिए, ये जो आप झारखंड में ये फुलवारी शरीफ का नाम आप लोग सुने होंगे। यस सर। पटना में है, पटना में। हाँ, तो वहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। पूरे ईस्टर्न उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें पहले ये आपका पूरा एरिया जो है झारखंड तक कवर करता था। तो झारखंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है हार्प करके, हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च प्रोग्राम, ये सेंटर का नाम है। और इस सेंटर से भी आपके फल और मतलब दो फल में दो वैरायटी, शाही और स्वर्ण रूपा, किसकी वैरायटी है आप लोग बता दीजिए। शाही और स्वर्ण रूपा आप मतलब ये लीची की है, देखिए लीची की है। और दोनों आज की डेट में एक्सीलेंट वैरायटी, एक्सीलेंट। तो अब शाही और स्वर्ण रूपा उस ऑर्गेनाइजेशन से जो कि हॉर्टिकल्चर एवं एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च प्रोग्राम पलांडू रांची में है, नामकुम में है, वहां से जो है डेवलप की गई है। एक मिनट सर, सर, हाँ जी, संदीप गुप्ता, डॉक्टर संदीप गुप्ता। जी 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 जी, ठीक ठीक सर, ठीक 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 ठीक, हाँ 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 हाँ। हमारे एक्चुअल में डायरेक्टर साहब का फोन आ गया। हाँ, तो देखिए क्या है कि स्वर्ण रूपा और शाही दोनों बहुत अच्छे। इसी प्रकार से वेजिटेबल में नंबर ऑफ वैरायटी डेवलप बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड द सीरीज डेवलप फ्रॉम हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च प्रोग्राम। ये जो है आपका जो स्वर्णाश्री, तो अब आप लोग बताइए कि क्यों जो है वो नामकुम में है ऑर्गेनाइजेशन, तो स्वर्णा सीरीज क्यों दिया गया, बता सकते हैं आप लोग थोड़ा सा? स्वर्णा नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी के पास है सर। गुड गुड, देखिए अब आप लोग पकड़ लिए। तो ये क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिसर्च संस्थान है, वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इसलिए वहां से जितनी भी वैरायटी निकली, नंबर ऑफ वैरायटी बहुत अच्छी है। लीची, ये लीची का हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिया जिसको आप लोग जानते हैं। उसी तरह से वहां से ओल की बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटी निकली है, आम की निकली है, आम की तो बहुत अच्छी निकली है। एक तो मैं अपने यहाँ भी लगाया हूँ गाँव पे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब जैसे आपका पूसा भी आप सुनते होंगे वैरायटी में। यस सर। वो पूसा कहाँ से निकलती है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में पूसा। नहीं 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 नहीं, देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि पूसा का फुल फॉर्म कोई बताएगा? पूसा का पूरा नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नाम रखा गया है। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए अब आप लोग को हिस्ट्री, देखिए आप उस जगह से हैं तो आपको उस जगह की हिस्ट्री पता होनी चाहिए।
पूसा वैसे तो ये बहुत पुराना है, भारत का पहला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। अब सुनिए मेरी बात में, तभी तो थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी जान लीजिए। जो पूसा है, देखिए अभी आप के पुराने वाले को उसको कैसे आप बताइए कि पी 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 जो है डिनोट द फुल नेम फिलिप और यूएसए, ठीक है ना। अब ये मिलके क्या हुआ, पूसा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ पहले, हुआ ना। हाँ, पी 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 डिनोट करता है फिलिप्स को और यूएसए, ठीक है ना। तो फिलिप्स इज द साइंटिस्ट, he belongs to USA and first start the research in समस्तीपुर, जो सबसे बड़ा है। ये करीब 1919 के पहले से इस्टेब्लिश था, बट इन 1919 में जब अर्थक्वेक आया तो वह रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंपीरियल ये जो एग्रीकल्चर का जो प्राइम ये था इंडिया का ब्रिटिश काल में, वो पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो गए। ठीक, अब उसको यहाँ से फिर शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है। तो उसका शुरू में नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रखा गया, फिर समय के अनुसार चेंज होते होते आज की डेट में वही पूसा जो है आपका इंडियन ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से रखा गया है, ठीक है ना। तो रखा गया है। अब आपको मैं ये बता दूं कि जितना भी वैरायटी पूसा सीरीज की है वो सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पूसा में जो IRI है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहां से निकलती है। तो एकदम अपने दिमाग से यह मत कहिएगा किसी को कि यह राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकलती है। राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जितनी भी वैरायटी निकलती है सबका नाम के आगे क्या लगा होता है, अब बताइए, इतना हम लोग पढ़ डालेंगे। पूसा ही लगेगा, वहां भी पूसा ही लगता है। तो ICAR का वो भी नहीं, आज की डेट में बेटा, पहले स्टेट गवर्नमेंट में था ना, ये तो अभी 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ ना। राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप लोग जानते होंगे। यस सर, अब सेंट्रल हो गया है। हाँ, अब सेंट्रल ये 4-5 साल से हुआ है या 6 साल हुआ। वहाँ के राजेंद्र के नाम से भी आता है वहाँ का। नहीं आता वाला आता नहीं, वो आता है राजेंद्र नाम से आता है। हाँ, और जो पूसा, अब जो पूसा सीरीज आ रही है वो दिल्ली जो इंस्टीट्यूट है लोकेटेड, IRI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यहाँ से जो निकलती है जितनी भी, सब में पूसा लगा होता है। तो एक ये बेसिक, अब जैसे आपको नरेंद्र, तो नरेंद्र कहाँ से है, यूपी में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। सीरीज आपका जो है आजाद कानपुर में है, वहां से है। इसी प्रकार से उत्कल सीरीज एक आती है जनरली आपको, तो ये उत्कल सीरीज OUAT, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में है, वहां से। इसी प्रकार से ये आपका जो है विधान, हाँ विधान करके है, विधान BCKV कल्याणी, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी में है। वहां से जितनी भी वैरायटी निकलती है सब विधान सीरीज की निकलती है। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो डिफरेंट सीरीज, अब सीरीज से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे बैगन में है अर्का कुसुमाकर, अर्का सील, अर्का निधि, अर्का सीरीज, अर्का नीलकंठ, अर्का केशव, तो ये जितनी भी वैरायटी है, क्या आप फटाक से कहिए कि IIHR बंगलौर से निकली हुई वैरायटी है। अब यहाँ पर देखिए IRI देखिए, नहीं देखिए, पूसा क्रांति है, पूसा पर्पिल क्लस्टर, पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा अनुपम, पूसा पर्पिल राउंड, पूसा भैरव, पूसा उत्तम, पूसा अंकुर, पूसा बिंदु, पूसा अलंकार, पूसा उपकार, ये जितनी भी वैरायटी पूसा सीरीज की हैं सब IRI, ICAR, IRI नई दिल्ली से निकली है।
फिर देखिए केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सूर्या, श्वेता और हर्षिता करके निकली हुई है। देन आपका पंतनगर से जो है ये पंत ऋतुराज, पंत सम्राट इस सीरीज की निकली हैं। उसी प्रकार से हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं। तो आप देखेंगे जितने भी ये यूनिवर्सिटीज हैं जो है वहाँ से सबके अपने अपने सीरीज हैं जहाँ से यह वैरायटी निकली हुई है। ये देखिए अपने बनारस की जो है 4 वैरायटी है IIBR की। काशी संदेश है, अभी तक की बैगन की सबसे अच्छी वैरायटी है, हाइब्रिड है ये काशी संदेश, गोल फल की है और इसकी शाइनिंग फ्रूट की ईल्ड, मतलब अभी ऐसी वैरायटी इंडिया में नहीं है काशी संदेश जैसी। काशी तारू है, काशी प्रकाश है, काशी कोमल है। ये 4 वैरायटी जो है अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से निकली है। इसी प्रकार से ये कुछ हाइब्रिड हैं, जैसे पूसा अनमोल है, पूसा पर्पल लॉन्ग इनटू हैदरपुर है, पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा हाइब्रिड 6 राउंड है, पूसा हाइब्रिड 9 है। ये सब तमाम है। तो इसको ये PPT यहाँ बनारस में कोई रहता है कि नहीं? यस सर रहता है। तो किसी दिन आइएगा आप लोग ना, तो इसको हम दे देंगे, अपना शेयर कर लीजिएगा। तो ये वैरायटी भी देखिए आपका काम खत्म हो गया। ये कुछ जो है आजकल ज्यादातर जो है कि ये हरे वाले का मार्केट में डिमांड बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ इट लुक्स लाइक स्मॉल साइज ऑफ बॉटल गार्ड लौकी जो है, तो इसलिए थोड़ा इसकी डिमांड जो है बढ़ गई है। देन हाउ टू मैनेज द नर्सरी, आप नर्सरी कैसे मैनेज करेंगे? ये इस वेजिटेबल प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा टास्क है नर्सरी मैनेजमेंट। तो जितनी बढ़िया आप नर्सरी को मैनेज कर लेंगे उतनी बढ़िया जो है आप यील्ड जो है मिलेगी। द ब्रिंजल सीड्स आर सोन ऑन नर्सरी बेड टू टेक रेजिंग टू रेज सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड। दूसरा, रेज्ड बेड आर नेसेसरी टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन द हैवी सॉइल। In soil, sandy soil, seed sowing can be taken up in flat bed। मतलब हम लोग नर्सरी जैसे अभी गर्मी वाली नर्सरी डालते हैं तो फ्लैट बेड में, बट इन केस ऑफ रेनी सीजन इट्स रेज्ड नर्सरी इन उसको क्या बोलेंगे जो रेज्ड बेड, जो उठी हुई क्यारी होती है। और क्यारी की साइज जो है 3x1 मीटर एंड इट्स वेट 3 मीटर लेंथ, 1 मीटर वेट एंड 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अबाउट 50 to 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मतलब दो नर्सरी के भी हम 50 से 60 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस रखते हैं, ताकि उसका काम है कि एक तो इरिगेशन का काम करती है, दूसरा उसी में बैठ के हम बेड जो नर्सरी बेड है उसकी वीडिंग कर सकते हैं। जो भी कोई भी ऑपरेशन है, वाटरिंग है, वीडिंग है, स्प्रेइंग है, सब स्मूथली जो है हो सकता है। द सरफेस ऑफ बेड शुड बी स्मूथ एंड वेल लेवल। जो बेड का जो ऊपरी हिस्सा है वह एकदम ठीक से पल्वराइज होना चाहिए, एकदम लेवल्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कहीं से किसी प्रकार का उबड़ खाबड़ ये जो है नहीं होना चाहिए। देन द वेल डिकम्पोज्ड FYM और लीफ मोल्ड may be mixed with the soil at the time of field preparation। बेड बनाते समय यहाँ पे देखिए, जब भी यूज करेंगे हम ये वर्ड FYM का, तो किसान को या कहीं भी फोरम पे निश्चित कहिए आप उसमें वेल डिकम्पोज्ड FYM,
because otherwise it create a new problem or create a new hindrance of the termites. आप लोग देखते होंगे गांव में गोबर एक जगह रख दिया जाए तो टर्माइट्स जो है वहां पैदा हो जाता है। Then to avoid the mortality of seedlings due to damping of drenching the bed with Bavistine. Bavistine is a fungicide. फंजीसाइड है, इसका 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर आप वाटर की दर से होल बनाते हैं और उससे पूरे बेड को ठीक प्रकार से ड्रेंच कर देते हैं। एंड रेजिंग द सीडलिंग, इसके लिए क्या करते हैं कि 200 to 250 ग्राम फॉर हाइब्रिड एंड 450 to 500 ग्राम फॉर प्योर वैरायटी, प्योर लाइन मतलब जो ओपन पॉलिनेटेड होती है, इसके लिए बीज की आवश्यकता होती है। और बोने से पहले लिखा है कि प्रायर टू सोइंग द सीड्स आर ट्रीटेड विद ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम पर केजी और सीरम 2 ग्राम पर केजी टू अवॉइड द डैमेज फ्रॉम द डैम्पिंग ऑफ। मतलब बीज बोने से पहले हम लोग 4 ग्राम प्रति केजी की दर से ट्राइकोडर्मा का नाम सुना है आप लोग ने? यस सर। क्या है सर? एक छोटे से कोई शीशे के डिब्बे टाइप में आता है सर। है क्या पता तो ये होना चाहिए ना कि ट्राइकोडर्मा है क्या? सर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। नहीं फर्टिलाइजर ये नहीं है बेटा, पेस्टिसाइड फंजीसाइड है, ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, ठीक है ना? हेलो, यस सर। ये ऑर्गेनिक फंजीसाइड है और आपका सीरम देखिए है यहाँ पे, ये केमिकल फंजीसाइड है। तो सीरम यदि है तो 2 ग्राम और ट्राइकोडर्मा है तो 4 ग्राम, उसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं बीज में, देन जो है नर्सरी बेड पर बोते हैं। द सोइंग शुड बी डन थिनली इन द लाइन स्पेस। अब जो है कि वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बेड के ऊपर कि 5 सेंटीमीटर के अंतराल पे लाइन बना लेते हैं और उसी लाइन पे हम लोग पतली लकड़ी की सहायता से कुएं बनाते हैं और उसी में बीज को एक एक बीज करके ऐसे गिराते हैं। ये नहीं कि छिड़क दिए ना, निर्भर। और उसके बाद फिर जो हमारा ये नर्सरी बेड के जैसे जो मिलाते हैं खाद और वो सब, तो थोड़ी मिट्टी बचा लेते हैं और उसी मिट्टी से एक पतली लेयर उसके ऊपर हम लोग बिछा देते हैं। द सीड्स आर सोन एट ए डेप्थ ऑफ 2 to 3 centimeter and covered with a fine layer of soil followed by light watering by water। अब बोने के बाद उससे लकड़ी हम लोग रखते हैं, गाँव में हम लोग को तमाम पुआल वगैरह मिल जाते हैं, उस पुआल के उसके ऊपर बिछा देते हैं और वाटर कैन की सहायता से जो है उसकी सिंचाई कर देते हैं। द बेड then the bed should be covered with dry straw or grasses or sugar cane leaves to maintain the required temperature and moisture। इसी को हम लोग मल्च कहते हैं, पलवार। तो गांव में आप लोग सुने भी होंगे कि पलवार बिछाना, या कभी रेडियो पर जो किसी दर्शन कार्यक्रम आता है वहाँ पे, तो यही जो है कि उसके ऊपर कोई भी, और अब प्लास्टिक का हो सकता है, इसमें भी ये गनी बैग का हो सकता है जो काट वाले बोरे होते हैं, और आपका पैडी स्ट्रा हो सकता है, गन्ने की लीफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देन और ये हम वॉच करते रहते हैं कि जैसे ही सीड में स्प्राउट चालू होता है, जस्ट इमीडिएटली उस कवर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जो उसका प्लूम्स होता है वो उस मल्चिंग मटेरियल है उसमें रैपिंग होता है
और जब उसे हटाते हैं तो उसी के साथ जो है वो पूरा बाहर आ जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट वीक इन नर्सरी द सीडलिंग में बी हार्डेड बाई स्लाइटली डिसफोल्डिंग। अच्छा, अब ये आप देखिए क्या है कि हम अचानक से नर्सरी से पौधे को निकाल कर खेत में लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, बताइए। हेलो, क्या बोले सर, फिर से बोलिए तो। जैसे नर्सरी से हमने पौधा निकाला और उसको मुख्य खेत में लगा दिया तो क्या होगा, वो उसके सर्वाइवल पे क्या असर पड़ेगा? सर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा और जो न्यूट्रिशन में डिफरेंस है, क्योंकि नर्सरी में तो नहीं, अभी सर्वाइवल पे बताइए। सर्वाइवल मतलब उसके स्टेब्लिश होने की दर कम होगी कि बढ़ेगी? सर कम होगी। देखिए कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब उस मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 5 सप्ताह में नर्सरी को मुख्य खेत में लगाना चाहिए, तो जैसे ही 4 सप्ताह जिस दिन पूरा हो रहा हो उस दिन से हम कवर किए हैं तो थोड़ा देर कवर हटाते हैं, पानी की जो फ्रीक्वेंसी देने की थी उसको कम करते हैं, मतलब 1 सप्ताह उसको ये सब प्रक्रिया करते हैं। उससे क्या होगा कि जो नर्सरी है उसमें रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंट पावर डेवलप होगा तो जब मेन फील्ड में उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधे की जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाएगा, मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना चाहिए। और ऑलवेज गांव में किसान को देखे हैं आप, कब ट्रांसप्लांट करता है, दिन के किस समय में? सुबह में सर, शाम को। शाम को? सुबह नहीं, सुबह नहीं करता है बेटा, शाम करेगा तो फिर सूखने लगेगा। जब भी वो करता हो 3 बजे के बाद करता है। आप धूप में दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इसीलिए वो जब भी ट्रांसप्लांट करता है पौध की वो 3 बजे के बाद करता है। ठीक है ना? और आप लोग कभी ध्यान दीजिए, गांव में जो लोग बिलोंग करते हैं कि जब किसान गांव में लगाता है कोई चीज तो पौधे को किस चीज के पत्ते से ढकता है धूप से बचाने के लिए? सर राख या पुआल से। राख से नहीं ना, राख से करेगा, पुआल से भी नहीं करता है। वो आप लोग देखे होंगे चाहे लौकी कोहड़ा का जिसका बड़ा पत्ता, या गाँव में नहीं, ये कभी गांव में जो ये देखिए अभी प्रैक्टिकल आते थे, हाँ जो कैस्टर होता है ना उसके पत्ते से लोग ढकते हैं। तो जो ग्रीन लीफ से ढकने के एक फायदा और है कि इट्स मेंटेन और इट्स क्रिएट द माइक्रोक्लाइमेट ना। तो वो क्या है कि चूंकि हरा होता है उसमें मॉइस्चर होता है, इसलिए वो थोड़ा टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है। और दूसरा है इसमें कि एक तो ये, अच्छा कोई ये पूछता है कि कितने दिन में, तो आप सीधे कहिए कि 4 से 6 सप्ताह या 15 सेंटीमीटर हाइट या 4 से 5 लीफ इसमें आ जाए जब पौध में, तो वह रोकने लायक हो जाती है। Then sowing and transplanting time in different season। जैसे खरीफ सीजन में बीज की बुआई हम लोग जो है 2nd वीक ऑफ जून में करते हैं, और उसके पौध की ट्रांसप्लांटिंग जुलाई एंड टू अगस्त करते हैं। रबी की जो बीज को खेत में बोते हैं नर्सरी, वो एंड सितंबर में, और मुख्य खेत में ट्रांसप्लांटिंग अक्टूबर नवंबर में करते हैं। जो समर सीजन का है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी बीज की बुआई करते हैं और ट्रांसप्लांटिंग फरवरी में करते हैं। अब स्पेसिंग देखिए, स्पेसिंग जो है द स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन so many factors like variety, season and fertility status of the soil. In general 75 to 90 into 60 to 75। अब एक चीज यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये 75 से 90 सेंटीमीटर गुणे 60 से 75 सेंटीमीटर,
तो इसका क्या मतलब हुआ आप बताइए। बोलिए आप लोग। सर 75 से 90 सेंटीमीटर पौधा से पौधा होगा और नहीं, तो आप पहले लाइन से लाइन आपका सर पहले लाइन सर वही होगा 75 से 90 सेंटीमीटर लाइन होगा और 60 से 75। हाँ, उस लाइन में फिर हम लोग 60 से 75 सेंटीमीटर पर पौधा से पौधा लगाते हैं, ठीक है ना। सब लोग समझ गए कि नहीं? हाँ, और जो नॉन हाइब्रिड वैरायटी होती है उसको 60x60 मतलब लाइन से लाइन की दूरी भी 60 रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये बताई दिया था कि ट्रांसप्लांटिंग हमेशा जो है इवनिंग टाइम में करते हैं। लाइट इरिगेशन इज गिवन जस्ट आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग, जो है तुरंत सिंचाई के बाद हल्का, गांव में हम लोग उसको डोटियाना कहते हैं, लोटे से जो है सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। तो अभी बंद किया जाए यहीं पे कि और आगे चलेंगे, आप लोग इच्छा है? हेलो, ठीक है सर, यहीं तक रहने दीजिए आज के लिए। हम समझ रहे हैं, बोलते नहीं आप लोग हैं, इसका मतलब क्यों बने लगते हैं। चलिए फिर अब मंडे को क्लास है ना? यस सर। यस। चलिए तो फिर मंडे को हम लोग की मुलाकात होगी। अच्छा, बीच बीच में जैसे कि ये हम लोग ले सकते हैं क्लास की नहीं, जैसे कि मान लो व्यस्तता जैसे हमको कहीं हो गई तो हम मंडे की सर अभी ले लीजिए, अभी नहीं सर, आप बीच बीच में ले लीजिएगा, वो सही रहेगा। नहीं, वो जैसे कि मान लीजिए मंडे को कोई और असाइनमेंट, तमाम काम रहते हैं ना भाई, तो उसके एवज में चलिए अब देखेंगे, कल हम लोग परसों बात करेंगे। एक बार अटेंडेंस और देख लीजिए, 1 मिनट अटेंडेंस देख लीजिए। बहुत से लोग देखा, मैं अभी जुड़ गए हैं। चंदन सिंह, चंदन सिंह